जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट जो 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर में सूत्र लिखने का नियम, ठीक है, यानी फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सबसे पहले @SK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। @SK जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही जो संदर्भ कोचिंग सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है इसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढी में आकर हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 83 20 54 32 98 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 86 74 88 50 53। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को बेहतरीन फैकल्टी द्वारा है जो बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जो यदि चाहते हैं कि 10th और 12th में हाई मार्क्स है और अच्छे मार्क्स स्कोर में करूं, अच्छा स्कोर करूं, तो उसके लिए यह बेहतर संस्थान है। तो आप सभी स्टूडेंट ज़रूर जुड़ेंगे, इससे कि आप लोगों को है जो एक अलग पहचान मिलेगा और एक अलग मुकाम मिलेगा और सीखने का अंदाज है जो बिल्कुल ही नया मिलेगा। तो चलें गाइज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर में सूत्र लिखने का नियम यानी कि फॉर्मूला। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए विधि को देखा था, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सूत्र को जो है लिखने का यानी फॉर्मूला लिखने का नियम क्या है। तो किसी यौगिक को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को सूत्र कहते हैं। सबसे पहले जो आपको जानना है कि सूत्र किसे कहते हैं यानी फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो कहता है किसी यौगिक को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को सूत्र कहा जाता है, ठीक है। किसी भी यौगिक को है जो संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो सूत्र कहा जाता है। तो सूत्र को लिखते हैं अकार्बनिक यौगिक बराबर धन मूलक जोड़ ऋण मूलक। क्या लिखेंगे, अकार्बनिक यौगिक बराबर धन मूलक जोड़ ऋण मूलक, उसे लिखेंगे, ठीक है। अब मूलक क्या है इसे हम लोग जानते हैं। मूलक को कहते हैं रेडिकल, मूलक कहते हैं किसे, ठीक है। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अपरिवर्तित रहता है किंतु एक दूसरे के साथ मिलकर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, मूलक यानी कि रेडिकल कहते हैं। क्या उसे कहते हैं हम लोग, तो उसे ही हम लोग रेडिकल कहते हैं यानी मूलक कहते हैं। तो मूलक कितने प्रकार के होते हैं इसे जानेंगे। तो यदि आप लोग लिखना चाहते हैं कि व्हाट इज द रेडिकल, रेडिकल क्या है, मूलक क्या है, तो देखिए कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह हो सकता है जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है और अपरिवर्तित रहता है किंतु एक दूसरे के साथ मिलेगा तो नए यौगिक का निर्माण करेगा, तो वही हमारा मूलक यानी रेडिकल कहलाएगा। तो रेडिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है धन मूलक और दूसरा होता है ऋण मूलक, यानी कि बेसिक रेडिकल और दूसरा है एसिडिक रेडिकल। क्या है, पहला है बेसिक रेडिकल और दूसरा एसिडिक रेडिकल यानी कि धन मूलक और ऋण मूलक। तो अब आप लोग जानेंगे कि धन मूलक कहेंगे किसे के, ठीक है। धन मूलक यानी बेसिक रेडिकल क्या होता है, तो वैसा मूलक जिस पर धन आवेश पाया जाता है उसे बेसिक रेडिकल यानी धन मूलक कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, तो वैसा रेडिकल जिस पर धन आवेश पाया जाता है जैसे सोडियम, ठीक है। सोडियम पर धन आवेश पाया जाता है तो यह जो तत्व है यह कहलाएगा धन मूलक तत्व कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, तो धन मूलक तत्व कहलाएगा, यह आप लोग याद रखेंगे। यानी कि यह क्या है, तो बेसिक रेडिकल है। जबकि एसिडिक रेडिकल की बात करें तो जैसे क्लोरीन, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता है, तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, तो ऐसे तत्व को हम लोग कहते हैं ऋण मूलक यानी एसिडिक रेडिकल। तो धन मूलक किसे कहते हैं, तो वैसा मूलक जिस पर धन आवेश पाया जाता है उसे धन मूलक कहेंगे। क्या कहेंगे, जिस पर धन आवेश पाया जाएगा उसे धन मूलक कहेंगे और जिस पर ऋण आवेश पाया जाएगा उसे ऋण मूलक कहेंगे। तो आप लोग लिखकर डैश देंगे कि धन मूलक किसे कहते हैं, क्या
धन मूलक यानी बेसिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, वैसा मूलक जिस पर धन आवेश पाया जाता है उसे धन मूलक कहते हैं। ऋण मूलक किसे कहते हैं? ऋण मूलक लिख के डैश देंगे। तो वैसा मूलक जिस पर ऋण आवेश पाया जाता है उसे ऋण मूलक कहते हैं, यानी कि एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे जो धन मूलक है और जो ऋण मूलक है इसके बारे में, कि कौन कौन से धन मूलक हैं और कौन कौन से ऋण मूलक हैं। तो देखिए, धन मूलक और ऋण मूलक विशेषतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोगों को हमने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है क्या? तो निकालने के लिए, चार्ज निकालने के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही पढ़ लिए थे, ठीक है, कि किस पर है, जो जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ सोडियम, क्या ले लेता हूँ? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। यदि इसका चार्ज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया और यहाँ 1। तो इसमें है जो सोडियम के परमाणु में 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस पर है जो 1 चार्ज होगा, और 1 चार्ज को हम लोग बोलते हैं एकल संयोजक। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एकल संयोजक, द्विसंयोजक और त्रिसंयोजक, यानी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट तत्व एलिमेंट को देखेंगे, जो आप लोगों को काम की चीज़ है। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मोनोवैलेंट सबसे पहले आपको है जो सूत्र लिखने में जो सबसे पहले जो प्रयोग होगा वह चार्ज प्रयोग होता है, यानी कि जो संयोजकता निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, उसके बारे में आपको जानना है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बनाने आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आता है, तो आप लोग हैं जो इजी वे में हैं जो चार्ज को निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आएगा तो आप हैं जो किसी भी तत्व के चार्ज को निकाल सकते हैं, यानी संयोजकता को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पहले ही बनाकर। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जैसे लिथियम की संयोजकता 1 होती है, इसलिए इसका जो संयोजक है वह 1 है, इसको मोनोवैलेंट के अंतर्गत रखा जाता है। यानी सोडियम की संयोजकता 1 है, पोटेशियम की संयोजकता 1 है, रुबिडियम की संयोजकता 1 है, यहाँ है। फिर है जो आपका क्यूप्रस की जो संयोजकता है वह भी 1 है, और हाइड्राजीरम यानी मर्क्यूरस की जो संयोजकता है यह 1 होती है। यानी कि ये सब मोनोवैलेंट क्या है? संयोजक तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट हैं। क्या है? तो मोनोवैलेंट यानी कि एलिमेंट हैं। डाइवैलेंट यानी कि द्विसंयोजक तत्व कौन कौन से हैं? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। इसके बाद है जो आपका है वह है क्यूप्रस, ठीक है। तो देखिए क्यूप्रस है और क्यूप्रिक है। तो जो क्यूप्रस है यानी कि जो तांबा है यह परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। जब कॉपर पर है जो +1 चार्ज रहेगा तो यह क्यूप्रस कहलाएगा, और जब +2 चार्ज रहेगा तो यह क्यूप्रिक कहलाएगा। आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से जब हाइड्राजीरम यानी मरकरी पर जब 1 चार्ज रहेगा तो यह क्या कहलाएगा? तो मर्क्यूरस कहलाएगा, ठीक है। और जब इस पर डबल चार्ज रहेगा तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा आपका मर्क्यूरिक। क्या कहलाएगा? तो मर्क्यूरिक। इसी तरह से जब लोहा पर +2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो यह फेरस कहलाएगा, और जब टीन पर 2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा तो यह अस्टेनस कहलाएगा। जबकि जिंक है जिसकी संयोजकता कितनी है? तो जिंक की संयोजकता 2 है। अब हम लोग देखते हैं ट्राइवैलेंट एलिमेंट को, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट एलिमेंट में है बेरिलियम है, ट्राइवैलेंट एलिमेंट है जिसमें बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, ठीक है। फेरिक, जब लोहा +3 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसे फेरिक कहते हैं, जब 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो उसे फेरस कहते हैं। और है हमारा क्या? तो क्रोमियम। क्या है? तो क्रोमियम की संयोजकता 3 होती है। और टेट्रावैलेंट यानी चतुस्संयोजकता वाले तत्व हैं कार्बन और सिलिकॉन, यह आप लोग याद रखेंगे। तो यह है हमारा किसमें? तो यह बेसिक रेडिकल यानी धन मूलक के एलिमेंट हैं, जिसे आप लोग लिख लेंगे स्क्रीनशॉट करके, या वीडियो को स्लो मोशन में इस क्लास को करके देखेंगे आपको। अब हम लोग देखते हैं एसिडिक रेडिकल तत्व यानी कि ऋण मूलक तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे अभी धन मूलक में
मोनोवैलेंट देखे, डाइवैलेंट देखे, ट्राइवैलेंट देखे, उसी तरह से जो ऋण मूलक में भी है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट होता है। तो देखिए मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट कौन कौन से तत्व का होगा, यानी एकल संयोजक, द्विसंयोजक और त्रिसंयोजक कौन कौन से तत्व हैं उसका नाम जान लेते हैं। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, ये हाइड्रो ऑक्साइड वाले समूह है, ठीक है। फिर ये है जो हमारा बाइकार्बोनेट का समूह है, इसकी भी संयोजकता एक होती है। फिर नाइट्रेट का जो है उसका भी संयोजकता एक होता है। पर मैग्नेट वाले जो एलिमेंट है इसकी संयोजकता एक होती है। फिर है आपका क्लोरेट जो यौगिक है इसकी संयोजकता एक होती है। क्लोराइड इसकी भी संयोजकता एक होती है। और है जो आपको हाइपोक्लोराइट है इसकी भी संयोजकता एक होती है, यानी ये सब मोनोवैलेंट एलिमेंट हैं यानी कि तत्व हैं। तो मोनोवैलेंट तत्व आप लोगों ने देख लिया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं मोनोवैलेंट तत्व का। तो आप लोग जल्दी से जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मोनोवैलेंट तत्व का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डाइवैलेंट यानी कि द्विसंयोजक तत्व में। तो द्विसंयोजक जिसकी संयोजकता दो है उसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सल्फेट है हमारा, कार्बोनेट है, CO3 पर -2 चार्ज होता है, सिलिकेट है, जिंकेट है और डाइक्रोमेट। ये सभी एलिमेंट की जो संयोजकता है यह कितनी होती है, तो ये 2 होती है। ट्राइवैलेंट तत्व में हम लोग देखेंगे तो ट्राइवैलेंट जो तत्व है यानी जिसकी संयोजकता 3 होती है वह है नाइट्रोजन और है फॉस्फेट, PO4, फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4। जबकि टेट्रावैलेंट जो हमारे पास एलिमेंट है वह है कार्बन, क्या है तो कार्बन है, और क्या है तो पायरीफॉस्फेट। तो इन सभी का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन है बेसिक रेडिकल में किसका संयोजकता 1 है, किसका संयोजकता 2 है और किसका संयोजकता 3 है। और एसिडिक रेडिकल में किसका संयोजकता 1 है, किसका संयोजकता 2 है और किसका संयोजकता 3 है, इन सभी को देखेंगे। तभी है जो आप किसी भी केमिस्ट्री के अंदर में है जो किसी भी तत्व का सूत्र लिख सकते हैं। तो सूत्र लिखने का जो प्रथम नियम है उसे हम लोग देखते हैं। तो कहता है किसी अकार्बनिक सूत्र में धन मूलक को पहले और ऋण मूलक को बाद में लिखते हैं। जैसे कोई भी अकार्बनिक सूत्र लिखना है, जैसे Al2O3 है यहाँ पर, तो सबसे पहले धन मूलक को लिखेंगे उसके बाद ऋण मूलक को लिखेंगे। तो एल्युमिनियम इसकी संयोजकता 3 है और यह क्या है धन मूलक तत्व है, जबकि ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता 2 है और यह है जो ऋण मूलक तत्व है, ठीक है। तो आपका जो पहला सूत्र लिखने का नियम है यानी कि फॉर्मूला लिखने का नियम है वह क्या कहता है कि किसी अकार्बनिक सूत्र में धन मूलक पहले और ऋण मूलक बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा है कहता है मूलक की संयोजकता को उसके ऊपर लिखकर है जो अदला बदली करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है मूलक की संयोजकता लिख दी गई है और उसे लिखकर अदला बदली कर दिया गया। जैसे हमने पहले वाले को ही लिया है यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए Al2O3, तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। अभी ही इसी क्लास में आप लोगों को बताया मोनोवैलेंट यानी संयोजकता से संबंधित बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल में धन मूलक और ऋण मूलक। तो आपने अभी देखा इस चैट में कि जो एल्युमिनियम की संयोजकता है वह 3 होती है, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वह -2 होती है। तो इसके है जो संयोजकता को है जो हम ऊपर लिख देंगे और क्या करेंगे अदला बदली कर देंगे, यानी जो ऊपर है वो नीचे लिख देंगे और ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा Al2O3। तो इस तरीका से है जो हम लोग किसी भी तत्व को लिख सकते हैं। तीसरा इसका नियम है कहता है जब दोनों मूलक की संयोजकता बराबर होती है तो उसे सूत्र में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तीसरा नियम कह रहा है आपको सूत्र लिखने का, जब दोनों मूलक की संयोजकता बराबर होती है तो उसे सूत्र में नहीं लिखते हैं। तो कौन सा दोनों मूलक, यानी धन मूलक और ऋण मूलक, जब दोनों की संयोजकता बराबर होगी तो उसे हम लोग किस में नहीं लिखेंगे, सूत्र में नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 है, तो इन दोनों कट गया है हमारा, इसलिए है
जो इसको सरल रूप में लिखेंगे, ठीक है। जब दोनों की संयोजकता कट जाती है, नहीं रहता है, यानी कि जब बराबर रहती है तो उसे हम लोग सूत्र में नहीं लिखते हैं, तो ये सीधा बन गया MgO। इसी तरह ये है हमारा BeSO4 के होल 2। तो अभी आपने देखा कि सल्फेट की जो संयोजकता है वह -2 है, जबकि बेरिलियम की जो संयोजकता है वह +2 है। इस तरह से इसका जो संयोजकता है वह कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से बन गया BeSO4, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा है, किसी सूत्र में संयोजकता की सरल रूप में लिखते हैं। किसी सूत्र में संयोजकता को है जो हम लोग क्या लिखेंगे, तो सरल रूप में लिखेंगे, ठीक है। जो चौथा नियम है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तत्व है, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन की जो संयोजकता है वह 4 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो इसे हम लोग काट कर लिख सकते हैं कितना, तो 2, यानी कि ये बन गया क्या हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से सिलिकॉन की संयोजकता है वो 4 होती है, धनमूलक तत्व है यानी बेसिक रेडिकल है, जबकि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वह होता है 2। तो यहाँ पर यानी ऋण मूलक ऑक्सीजन है और धन मूलक कौन है, तो सिलिकॉन है। तो इसको काट के लिखते हैं SiO2। तो इस तरीका से है जो हम लोग इसे लिख लेंगे। तो सूत्र लिखने का यही नियम है। पांचवा और लास्ट नियम है, जब मूलक यौगिक के रूप में होता है तो छोटी कोष्ठ का उपयोग करते हैं। जब भी मूलक है जो यौगिक के रूप में होगा तो कौन से कोष्ठ का प्रयोग करेंगे, तो छोटी कोष्ठ का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कैल्शियम PO4 कहने का मतलब है, PO4 किसका सूत्र है, तो फॉस्फेट का है। तो देखिए फॉस्फेट की संयोजकता है यहाँ -3 है, जबकि कैल्शियम की संयोजकता है वह प्लस का क्या है 2 है। और PO4 है जो एक यौगिक है, यानी फॉस्फेट हमारा क्या है, तो यौगिक है। और यौगिक है तो इसे कैसे लिखना है, तो ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ का उपयोग करके लिखना है। तो यह जब रिएक्शन करेगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, CA3PO4 के होल 2 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ हमारा मैग्नीशियम है और यहाँ हमारा HCO3 है। HCO3 किसका सूत्र है, तो H जो CO3 है आपका यह है बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट की जो संयोजकता होती है वह क्या होता है, तो बाइकार्बोनेट की संयोजकता -1 होती है, जबकि मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होता है। तो इसका +2 होता है और इसका 1 होता है। तो जब यहाँ से हम लोग करेंगे तो एक क्या बन जाएगा, MgHCO3 के होल 2 क्या बनेगा, MgHCO3 के होल 2। तो अब आप लोगों को है जो चार्ट के माध्यम से है जो किसी भी अकार्बनिक यौगिक का है जो सूत्र लिख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। और यह जो क्लास है यह 8, 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथियों को यह क्लास कैसा लगा, सभी स्टूडेंट को यह क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और यदि यह क्लास आप लोगों को हेल्पफुल साबित होता है तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का है जो रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और यदि आप सभी स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन संस्थान का नाम है संदर्भ कोचिंग सेंटर। क्या नाम है, तो संदर्भ कोचिंग सेंटर हमारे ऑफलाइन संस्थान का नाम है। हमारा मोबाइल नंबर है 83 20 54 32 98 86 74 88 50 53, जहां आप लोगों को बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कराया जाता है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो आप सभी स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर ज़रूर जुड़ें। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराया जाता है। और आप साथ में ही हैं जो संदर्भ क्लासेस संदर्भ कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे और @SK Point यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आज के क्लास में बस इतना ही।